नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपने आप का परिचय आप सब लोगों के समक्ष करना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार, एडवोकेट, बॉम्बे हाई कोर्ट, लॉ सीखो के साथ में एक लंबे समय से मैं वक्त से काम कर रहा हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर पर आप @खुशपवार सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई आपके प्रश्न हो, कोई क्वेरीज हो तो आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप लिंक्डइन पर भी मुझे खुशवंत पवार सर्च करके ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा एक ही आर्टिकल पे हम बात करेंगे, आज द हिंदू से लिया गया है, वायरस इन द सिस्टम। तो कोविड ने जैसे पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब किया है, वैसे ही हमारे सिस्टम में भी एक वायरस है, हमारे सिस्टम में भी कमियां हैं जिसको सुधार करा जिसका जा सकता है। खासकर हमारी स्वास्थ्य प्रणाली जो है, हेल्थ केयर सिस्टम जो है, उसमें वायरस की बात की गई है, उसमें कमियों की बात की गई है। उसके बाद में न्यूज इन फ्लैश है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। आज का एमसीक्यू यह है कि सोली सरबजी इन्होंने निम्न में से किस पद पर सेवाएं दी है। आपका ऑप्शन ए है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी है सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी है चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न पे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। तो कोविड-19 महामारी में हमें हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारी कमियां दिखी है। तो कैसे हम हमारे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जो है उसे और मजबूत और समन्वय और एक ज़रूरी समय के हिसाब से ज़रूरी जो भी चीज़ें होती है उसको इंक्लूड करते हुए बना सकते हैं। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले आर्टिकल में हमारे सिस्टम में किस तरीके से हमारे सिस्टम में डेटा नहीं है, साइंटिफिक सिस्टम नहीं है, कितनी सारी कमियां हैं, उन बारे में बात की गई है। जैसे अगर हम यूएस को देखें, अमेरिका को देखें, तो आज अमेरिका में सबसे ज़्यादा केसेस है अगर हम टोटल रूप में देखें। लेकिन जिस तरीके से सेकेंड वेव आई है, सेकेंड वेव में ऑलमोस्ट अगर हम कल के केसेस देखें तो कल हमको पता चलेगा कि दुनिया में आधे से ज़्यादा केसेस जो है वो केवल कोविड-19 के भारत में ही आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमने ये प्रतीत होता है कि हमने पिछले एक साल में कुछ भी लेसन या शिक्षा नहीं ली हुई है। यहाँ पर ज़रूरी ये हो जाता है कि हमारे पास में 1 लाख पॉपुलेशन पे कितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए, कितने बेड्स होने चाहिए, कितने आईसीयू, नॉन आईसीयू पेशेंट्स हैं हमारे पास में, कितने लोगों की मृत्यु हो रही, मॉर्टेलिटी रेट क्या है, इन सब के आंकड़े हमारे पास में उतने तौर पे मौजूद नहीं है जितने रहने चाहिए। कहीं पर है लेकिन उतने अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं, सिस्टम में नहीं लाए जा रहे हैं। और कई जगह ये भी हमें सुनने को मिलता है कि आंकड़े जो है वो सरकार के द्वारा प्रॉपर वे में, सही रूप में नहीं दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आंकड़े इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि आपको जब भी कोई सिस्टम में बदलाव करना है तो आपके पास में एम्पेरिकल डेटा होना चाहिए। मतलब आपके पास में यहाँ पर आंकड़े होना ज़रूरी होना चाहिए। उसी के हिसाब से आप स्टडी करके यहाँ पर कोई भी सिस्टम में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक सुधार ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ केयर मल्टीप्लेयर, तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ केयर की बात की गई कि जिस प्रकार की गुणवत्ता है हमारी स्वास्थ्य सेवा में उसकी बात की गई है। तो जैसे मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ केयर, कि किस व्यक्ति को, कितने व्यक्ति को सबसे पहले यहाँ पर एडमिट किया गया हमारे हॉस्पिटल में, कितने लोगों को ऑक्सीजन लग रही है, नहीं लग रही है, कौन आईसीयू पे, कौन वेंटिलेटर पे, इसके जैसे आंकड़े होने चाहिए वो हमारे पास में प्रॉपर वे में रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारे पास में सबसे पहले तो अगर हम सिस्टम में देखें तो यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल, हमारे अस्पतालों में देखें तो यहाँ पर हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, मानव संसाधन ही नहीं है सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को संभालने के लिए। तो फिर आप यहाँ पर कहाँ से आंकड़ों को जो है वो दर्ज करेंगे, उसके साथ में किस पेशेंट को कितने समय रखा जा रहा है केयर में, हॉस्पिटलाइज कितने समय किया जा रहा है, इनके भी आपके पास में आंकड़े या कोई भी एक ऐसा साइंटिफिक सिस्टम आपके पास में मौजूद नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से स्टार्टिंग में प्रोटोकॉल आई थी कि 14 डेज पेशेंट को रखना पड़ता था, ये शुरुआत हुआ था 21 दिन से, फिर उसे 14 डेज किया गया। लेकिन अभी ये देखने को मिल रहा है कि कुछ पेशेंट्स को 1-2 दिन भी रखा जाता है, किनको लंबे समय रखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये टोटल डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन पे बन जा रहा है। तो हमारे पास में यहाँ पर कोई, पहली बात तो अगर डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन पे भी होता है तो हमारे पास में केस टू केस बेसिस पे कुछ
आंकड़े होना चाहिए कि हम एक जनरली एनालाइज कर पाए कि किस पेशेंट को हॉस्पिटल में कितना समय लग रहा है, किस प्रकार के पेशेंट्स को हॉस्पिटल में कितना समय लग रहा है, उस प्रकार से हम हमारी आगे की भी तैयारी करें, तो वो हमारे पास में नहीं है। क्योंकि अभी सेकेंड वेव से एक जो सबसे बड़ा लेसन हमें ले सकते हैं वो ये है कि हमें थर्ड वेव की पहले ही तैयारी करके रखना। उसके अलावा डेली डेथ रेट DDR जो है, इससे ये इजीली एस्टिमेट किया जाता है कि हॉस्पिटल का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है जिन पर ज़्यादा ज़रूरत समय और ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन स्ट्रेस लेवल डिस्ट्रिक्ट से, ये सारा देखने की हमें आवश्यकता रहती है, क्योंकि डेली डेथ रेट से पता चलता है। लेकिन इनके भी आंकड़े इतने देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन अगर हम देखें कि जो हमारे पास में आज हॉस्पिटल्स, इनको 3 कैटेगरी में यहाँ पर लेबल किया गया है। पहले व्हाइट, ग्रे और ब्लैक। जो व्हाइट लेवल वाले हैं ये टायर 1 केयर होते हैं, मतलब जो हमारे देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, जैसे एम्स हो गया, तो एम्स को आप टायर 1 केयर में ले सकते हैं। उसके अलावा ग्रे लेवल के होते हैं ये टायर 2 हेल्थ केयर वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जो टायर 1 जितनी सुविधा तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन कोविड-19 पेशेंट या ऐसी स्थिति से वो आराम से डील कर सकते हैं, इतने उनके पास में रिसोर्सेस है। उनके पास में ब्लैक लेबल वाले यहाँ पर केयर है, तो ये टायर 3 इन्हें माना जाता है। तो यहाँ पर पेशेंट्स को प्रॉपर इफेक्टिव सर्विसेज जो है वो नहीं मिल पाती। वो सेवाएं जो जरूरी सेवाएं है एक पेशेंट के लिए, एक पीड़ित के लिए, वो उसे नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है कि ऑक्सीजन स्टोरेज से हम क्या पता लगा सकते हैं। जैसे इस आर्टिकल में बड़े ही जो भी आंकड़े हैं उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। अभी तक भी जो है महाराष्ट्र का उदाहरण दिया गया है इसमें, कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन शॉर्टेज अगर पूरे इंडिया वाइड, पूरे हमारी कंट्री वाइड देखें, तो यहाँ पर 4000 MT ऑक्सीजन हमें डिमांड देखने को मिल रहा है। अब 4000 MT ऑक्सीजन मतलब 2 लाख पेशेंट जो है ये क्रिटिकल केयर में है। यहाँ पर किस प्रकार से अज्यूम किया गया है उसका भी रीजनिंग दिया गया है कि पर पेशेंट पर डे हमें 15 kg ऑक्सीजन लगता है। तो इससे पता चल रहा है कि करीब करीब 2.5 लाख से ज़्यादा पेशेंट जो है वो क्रिटिकल केयर में है अभी। उसके अलावा 3000 डेथ जो है, 3000 मृत्युएं जो है वो हमें हर दिन देखने को मिलती है पर मिलियन पर डे पॉपुलेशन। उसके अलावा अगर हम देखें, अब पीक डेथ मिलियन पर डे शुड हैव बीन अडॉप्टेड एज नेशनल ऑब्जेक्टिव इन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो यहाँ पर जो पीक डेथ मिलियन पर डे है, इसको जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, जो आपदा प्रबंधन जो हमारे पास में पूरा हमने प्लान तैयार करके रखा है, उसमें अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर इसको एक अपने तरीके से यहाँ पे अपनाना उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7000 MT ऑक्सीजन वॉज इन एडिक्वेट। आर्टिकल में बताया गया है कि अभी तो 4000 का डिमांड हो रहा है, लेकिन 7000 तक अगर हम एक पीक अनुमानित करें तो वो भी हमको इन एडिक्वेट होंगी। उस तरीके से अभी की स्थिति को देखते हुए आपको बहुत फुर्ती से कदम लेने की आवश्यकता है, उसके साथ ही साथ आगे की तैयारी करना भी जरूरी है। अब इस पूरे दौर में ऑक्सीजन का जो शॉर्टेज हुआ इसको देखते हुए फिर वो भले ही दिल्ली हाई कोर्ट हो, मद्रास हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, बॉम्बे हाई कोर्ट हो, गुजरात हाई कोर्ट हो, कोर्ट ने बड़े ही एक्टिवली इस मामले में एक निर्देश दिए है सरकार को कि आप जल्द से जल्द ऑक्सीजन का इंतजाम करिए। एक ऐसा ही वाकया हमें सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला अगस्त 2020 में। यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उनका ये स्टेटमेंट था कि कोविड के लिए हमको, ऑक्सीजन के लिए खासकर, हमको कोई स्पेशल प्लान की आवश्यकता नहीं है। और हमें अभी रिजल्ट कुछ महीनों बाद देखने को मिले कि स्थिति क्या बन गई है। तो यहाँ पर जो असली यहाँ पर दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासनिक प्रणाली है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है और इनके पास में जितना ज्ञान होना चाहिए वो इतना उत्पादक, उतना प्रोडक्टिव नहीं है। तो अनप्रोडक्टिव नॉलेज यहाँ पर बताया गया है, जो कि हमारा ब्यूरोक्रेसी है, उनकी कड़ी यहाँ पे शब्दों में निंदा की गई है। तो यहाँ पर जो की पैरामीटर्स एंड प्लानिंग जो है ये बताते हैं कि हम किसी भी पैंडेमिक से किस तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। तो रीजन वाइज हमको जो हमारे रिसोर्सेस है उनका एलोकेशन जरूरी है, कहाँ कौन से ज़्यादा स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता, तो इन सारी चीज़ों को अकाउंट में लेना ज़रूरी हो जाता है। चलिए न्यूज़ इन फ्लैश की बात करते हैं। न्यूज़ इन फ्लैश में अगर हम देखें
तो जो पहली खबर है म्यांमार से है, स्प्रिंग रिवॉल्यूशन की बात की गई है। तो हाल ही में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, यहाँ पर उन्हें मारा गया है, जो म्यांमार की आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनके द्वारा। 3 महीने पूर्व फरवरी के पहले सप्ताह में हमें यहाँ पर एक तख्ता पलट देखने को मिला था कि किस प्रकार सारे जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के बाद म्यांमार की जो जनता है वो वापस लोकतंत्र की बहाली के लिए यहाँ पर कदम उठाने के लिए यहाँ पर उन्होंने पूरा एक आंदोलन छेड़ दिया है, जिसका नाम है द ग्लोबल म्यांमार स्प्रिंग रिवॉल्यूशन। तो स्प्रिंग क्रांति देखने को एक लोकतंत्र का बड़ा उदाहरण भविष्य में बन सकती है। कितनी सफल होती है अपने आप में, ये तो समय के अनुसार हमें पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो म्यांमार में हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा दुखदायी है कि किस प्रकार से वहाँ की जो आर्मी है ये बड़े ही दमनकारी रूप से लोगों को मार रही है। दूसरी जो हमारी खबर है ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में। जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई के दिन मनाया जाता है। 1993 से ये लगातार बनाया जा रहा है। तो इसमें विभिन्न वर्ग के लोग जो है ये आपस में यहाँ पर कैसे जर्नलिस्ट की सेफ्टी, उसके साथ में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर बात करते हैं। तो जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव, जो सरकारी एजेंसी है, उसके साथ में जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, उसके साथ में ब्रॉडर पब्लिक जो है ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करके फ्रीडम, प्रेस की स्वतंत्रता और जर्नलिस्ट जो है उनके सेफ्टी के बारे में बात करती है। 2021 में इसका थीम है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। चलिए, हमारा आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।